हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। हम इसमें क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन क्या होता है और कैसे हम स्पीसीज को मेंटेन रखते हैं, इवॉल्व होती हैं एसेक्सुअली सेक्सुअली, इन सब के क्या क्या फीचर्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर बिना किसी देरी के। तो ये वाला पार्ट इंट्रोडक्शन का पार्ट है, ठीक है। आगे मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगा। तो इंट्रोडक्शन है थोड़ा खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आप एक बार सुन लीजिए इसे क्या है। इंट्रोडक्शन में क्या है, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग और जनरेट न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसी स्पीसीज को प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है, उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी जैसी स्पीसीज को प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है, उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे प्लांट में, एनिमल्स में, डॉग, एलिफेंट अपने जैसी बना रहा है, एग्जैक्ट नहीं, अपनी जैसी कोई भी न्यू इंडिविजुअल को क्रिएट कर रहा है, जनरेट कर रहा है, उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। ह्यूमन में, इंसानों में, एनिमल्स में, ठीक है, प्लांट्स में अपने जैसी न्यू इंडिविजुअल स्पीसीज को प्रोड्यूस करना, क्रिएट करना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कर रहा है। इसके एडवांटेज क्या क्या है। एक तो हम अपनी स्पीसीज को अगर रिप्रोडक्शन करना क्यों जरूरी है, इसके एडवांटेज हैं, कुछ एडवांटेज हैं। पहली एडवांटेज ये है कि हम अपनी स्पीसीज को अब क्या रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। अगर हम स्पीसीज को अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हमारी स्पीसीज धीरे धीरे एक्सटेंड हो जाएगी। तो इसीलिए हमको रिप्रोडक्शन करना जरूरी है, ताकि हमारी स्पीसीज, हमारी पॉपुलेशन मेंटेन रहे, ठीक है। वरना अगर स्पीसीज, अगर मान लो कोई भी अगर एनिमल है, कोई प्लांट, मतलब जैसे एलिफेंट है या मतलब लॉयन है, अगर ये रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो इनकी स्पीसीज धीरे समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन क्यों करना जरूरी है, ताकि अपनी लाइफ की प्रोसेस बनी रहे, अपनी लाइफ बनी रहे, अपनी पॉपुलेशन बनी रहे, स्पीसीज बनी रहे। तो इस चक्कर में तो पॉइंट सेकंड का इट क्रिएट वेरिएशन इन डीएनए लीड टू स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीसीज। अगर चेंजेस, वेरिएशन मतलब होता है चेंजेस, अगर डीएनए में चेंजेस होते रहेंगे, मतलब ठीक है, एक पीढ़ी दर पीढ़ी चेंजेस होंगे। तो चेंजेस होना क्यों जरूरी है, ताकि डीएनए एडवांस बन सके। डीएनए एडवांस होगा ताकि इन फ्यूचर में अगर इन फ्यूचर एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो हम इन सब चीज़ों को, चेंजेस को टॉलरेट कर सकें, झेल सकें। अगर मान लो कुछ भी ऐसा कुछ चेंजेस आ जाए जो हम उसे, अगर हम झेलेंगे, जब हमारे पास डीएनए एडवांस होगा तो डीएनए को एडवांस बनाते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे अभी जो हमारे पापा मम्मी से हम लोग बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, हमारे पापा मम्मी कहीं उतने एक्टिव हैं जैसे हम लोग हैं, और हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा एडवांस होंगे। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये डीएनए क्या होता रहता है, एडवांस होता रहता है, ताकि हम चीज़ों को, एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होने वाले हैं उनको झेल सकें, ठीक है। तो ऐसा हर स्पीसीज में होता है, ऐसा नहीं इंसानों में होता है, प्लांट में, एनिमल में, तो सब में डीएनए का क्या होता है, एडवांस बनता रहता है धीरे धीरे। वेरिएशन इन डीएनए लीड टू स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीसीज, ताकि हमारी स्पीसीज स्टेबल रहे। अगर हम डीएनए में चेंजेस नहीं करेंगे, अगर एडवांस नहीं बनाएंगे, अगर कोई इन्वायरमेंट कुछ ऐसा चेंजेस आ जाए जो हम उसे नहीं झेल पाएंगे, तो हमारी स्पीसीज क्या हो जाएगी, एक्सटेंट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो वैसे ही जैसे इंसान अपने आप को, जैसे फ़ोन अपने आप को वो करता है ना अपडेट, हर 3 महीने 4 महीने आपका फ़ोन मांगता है अपडेट क्यों होते रहते हैं, अपडेट करना क्यों जरूरी है, चेंजेस होना क्यों जरूरी है, ताकि अगर कुछ भी अगर दिक्कत है उसे झेल सके। तो इंसान अपने आप को हर 2-3 साल में अपडेट क्यों करता है, चेंजेस क्यों लेके आना जरूरी है लाइफ में चेंजेस क्यों जरूरी है, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई दिक्कत परेशानी आए तो हम उससे पीछा छुड़ा सकें, ठीक है। साफ सीधी बात यह है। इट हेल्प इन इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज। और डीएनए एडवांस होगा तो हमारी स्पीसीज भी इवॉल्व करेगी। और डीएनए सेम चलता रहेगा हजारों सालों तक, तो कुछ एडवांस फीचर्स आएंगे, कुछ इंप्रूवमेंट दिखेगी। अगर आप अपने आप में चेंजेस नहीं करोगे, अगर आप अपने अंदर चेंजेस नहीं करोगे, डीएनए में चेंजेस नहीं करोगे, डीएनए कह रहा हूँ सॉरी, अगर आप अपने अंदर चेंजेस नहीं करोगे तो आपको कुछ एडवांस फीचर होंगे, आप कहीं इवॉल्व करोगे। अगर आप एक जॉब में, अगर आपकी जॉब लगे यार, आप उसी में 15-20 साल निकाल दोगे तो कुछ इंप्रूवमेंट होगी नहीं ना। तो इवोल्यूशन क्या है, एवोल्यूशन ये है, अगर आप अपने अंदर चेंजेस आते हैं तभी तो हम उस चीज़ को इवॉल्व कर पाएंगे, तभी तो एडवांस चीज़ें सीख पाएंगे, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, अगर वेरिएशन इन डीएनए के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं तो भी तुम इवॉल्व करेंगे। जैसे अगर आप अपने अंदर चेंजेस लेके आते हो तभी तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। सिंपल सीधी बात यह है, आपके मार्क्स अच्छे कब आएंगे, जब आप अपने अंदर क्या करोगे, चेंजेस करोगे। वैसे ही डीएनए अपने अंदर चेंजेस करेगा, वैसे ही उसकी स्पीसीज में डीएनए अपने अंदर चेंजेस करेगा, वैसे ही स्पीसीज में क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। पहले के ज़माने में 1000, 2000, 3-4 हज़ार 5 साल पहले कैसे थे हम लोग, ऐसे थे क्या, नहीं, हम लोग कैसे थे, मतलब झुक के चलते थे, चिंपैंजी जैसे, मतलब हाइट कम थी। कितनी हाइट थी, 4 फीट, नॉर्मल हाइट 4 फीट थी पहले के ज़माने में, 4 फीट हाइट थी, छोटे थे, झुक के चलते, खाना बनाना नहीं आता था, हु हा ये इस तरीके से करते थे। तो धीरे धीरे चेंजेस आना शुरू हुए, धीरे धीरे इवॉल्व हुए, डीएनए एडवांस हुआ। तो इन सब सारी चीज़ें रिप्रोडक्शन से ही बेस्ड हैं, और रिप्रोडक्शन होगा तभी सारी चीज़ें चेंजेस होंगी, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, वेरिएशन डीएनए ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए, स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज, और इट हेल्प इन इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है एनसीईआरटी में, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ। तो क्या हम अपनी जैसे पापा मम्मी की तरह एग्जैक्ट है, नहीं ना, सेम नहीं है ना, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं है।
है ना। एग्जैक्ट मतलब उसका उसका फोटोकॉपी तो नहीं है, एग्जैक्ट एकदम सेम 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 नहीं, हम उन जैसे हैं, उनके जैसे हम, एग्जैक्ट नहीं है हमारी। अब कुछ आदत है पापा की तरह है, कुछ अपने भाई की तरह है, मम्मी की तरह है, तो हम अपने पेरेंट्स के सिमिलर हैं। हमारी आँख है पापा की तरह है, नाक मम्मी की तरह है, होठ पापा की तरह है, ठीक है, हमारे हेयर स्टाइल पापा की तरह है, तो हम उन जैसे हैं, उनकी हाइट पर्सनालिटी उन जैसी है, लेकिन एग्जैक्ट टू कॉपी नहीं है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट बेसिक लेवल विल इन्वॉल्व मेकिंग कॉपी ऑफ ब्लूप्रिंट द बॉडी डिजाइन। उनकी जैसा बॉडी स्ट्रक्चर है, फीचर्स है, उन जैसी हमारी बॉडी की डिजाइन है, लेकिन हम सिर्फ उन जैसे एग्जैक्ट नहीं है, सेम नहीं है उन जैसे, ठीक है, टू कॉपी नहीं है उनके, ठीक है। क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब होता है जो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उसे कहते हैं इनहेरिटेंस। जैसे आंखों का कलर, हाइट, हमारी मतलब बोलने का तरीका, बातचीत करने का, ठीक है, आइस कलर, हाइट, हेयर कलर, स्किन कलर, ये सारी चीज़ें। इन्फॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द फीचर्स फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन, जो ये सारे कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में, उसे कहते हैं इनहेरिटेंस। और ये कैसे ट्रांसफर होते हैं? क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। डीएनए कैसा होता है? धागे की तरह होता है, उसके ऊपर सारे मतलब वो होते हैं, उसके अंदर पेयर होते हैं, बेस पेयर जिन्हें कहते हैं, एडेनिन, थाइमाइन, थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। सिमिलर होगा लेकिन एग्जैक्ट नहीं होगा। एग्जैक्ट मतलब होता है टू कॉपी, और सेम मतलब थोड़ी बहुत चीजें सेम होंगी, और कुछ हमारी भी होंगी अपनी पर्सनल। डीएनए कॉपीज जनरेटेड विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। ओरिजिनल की जैसे नहीं होंगे ना एग्जैक्ट। हम अपने पापा मम्मी की तरह एग्जैक्ट कहाँ है? हम आइडेंटिफाई करते हैं ना कि अगर बिल्कुल आइडेंटिकल हो जाएंगे तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? पापा कौन से हैं, बेटा कौन सा है, ठीक है। तो सेम नहीं रहते, कुछ चीजें सेम रहती हैं, ठीक है, बट में नॉट आइडेंटिटी। डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, और डीएनए से डीएनए बनने को कहते हैं डीएनए कॉपीज। इसका मतलब डीएनए से डीएनए बनना। टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज द बेसिक ऑफ एवोल्यूशन। ये रिप्रोडक्शन के ही दौरान डीएनए से डीएनए बनता है, उसी टाइम में कुछ चेंजेस आते हैं, वेरिएशन आते हैं, ठीक है, कुछ चेंजेस आते हैं। टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के दौरान कुछ चेंजेस आते हैं, है ना। टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज द बेसिक ऑफ एवोल्यूशन। ये एवोल्यूशन फिर अभी से है ना, रिप्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, फिर वेरिएशन आए, चेंजेस आए, धीरे 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 चीज़ें इवॉल्व होती हैं, एडवांस होती हैं, है ना, साल दर साल चीज़ें चेंज होती रही। अब कुछ इसका सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो एग्जाम में आ सकता है, वो उसके चांस आने के, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन के क्या इंपॉर्टेंस है? अगर वेरिएशन हो जाएगा तो इसका मतलब क्या इंपॉर्टेंट है, हमें क्या फायदा है इसका, मतलब क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इससे, क्या इंपॉर्टेंस है इसका? पहला इंपॉर्टेंस ये है कि वेरिएशन हेल्प इन ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। अगर मान लो कुछ भी एनवायरनमेंट में चेंज हो जाएगा, अगर एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज होगा तो हम उसे झेल सकते हैं, ठीक है, उससे हम कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। जैसे भी क्या आया था, हाँ, कोविड आया था, तो उसमें जो बंदे स्ट्रॉन्ग थे, जिनका एडवांस डीएनए था, उन्होंने उस चीज़ से करा फाइट, और काफ़ी सारे लोग एक्सपायर भी हो गए थे ना, पता नहीं। तो कुछ भी इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आते हैं तो उसको झेलने के लिए, उसको एडेप्ट करने के लिए वेरिएशन हेल्प ऑर्गेनिज्म टू एडेप्ट इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। चेंजिंग एनवायरनमेंट को झेलने के लिए, साफ सीधी बात है, झेलने के लिए इसमें हेल्प करता है। पहला पॉइंट। वेरिएशन प्रोवाइड स्टेबिलिटी वो होती है प्रोवाइड। अगर इन सब चीज़ों को झेलेंगे तो हमारी पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी ना। अगर मान लो अगर इन चीज़ों को झेल ही नहीं पा रही है, एनवायरनमेंट में चेंजेस को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी पॉपुलेशन कहाँ से स्टेबल रहेगी? धीरे 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 भाई एक्सटेंड कर जाएगी। अब कुछ चेंजेस आया इस साल, आधी पॉपुलेशन इस साल खत्म हो गई, अगली साल कुछ पॉपुलेशन खत्म हो गई, उससे अगली साल फिर कुछ पॉपुलेशन खत्म हो गई। तो वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए का एडवांस होना बहुत जरूरी है, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, हर पीढ़ी में। वेरिएशन प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द स्पीसीज एंड देयर बाय हेल्प इन इवोल्यूशन। और इवॉल्व भी होती है धीरे धीरे। पहले मान लो हल्का फुल्का चेंज हुआ, फिर चेंज हुआ, फिर चेंज हुआ, धीरे धीरे चेंज होते होते ना एक पूरी स्पीसीज इवॉल्व हो जाती है उस टाइप की अलग। जैसे आप अपने अंदर आप चेंज करते हो, आप पहले ऐसे थे नहीं, आपसे आज से 8-10 साल पहले आप ऐसे ही थे, आपने अपने अंदर काफ़ी वो करे ना चेंजेस, धीरे धीरे आपने चेंजेस करे, आप एक बहुत अच्छे इंसान बन चुके हो आज। अगर आपने शुरू से 8-10 सालों से अपने अंदर चेंजेस कर रहे हो तो आज आप एक बहुत अच्छे इंसान बन गए हो। क्यों? चेंजेस करने से, चेंजेस करने से ही चीज़ें बढ़िया होती हैं। तो क्या होगा? वेरिएशन प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द स्पीसीज एंड देयर बाय हेल्प इन इवोल्यूशन। चीज़ें चेंज होते होते चीज़ें इवॉल्व हो जाती हैं एक टाइम पर, हाँ, इवोल्यूशन आ जाता है पूरी तरीके से। वेरिएशन इन डीएनए रिजल्ट इन वेराइटी ऑफ स्पीसीज फॉर्मेशन न्यू स्पीसीज। कुछ वो कई बार ऐसा भी होता है, कुछ ज़्यादा चेंज हो जाते हैं तो उससे पूरी एक टाइप की न्यू स्पीसीज ही फॉर्म हो जाती है,
ठीक है। जैसे हम लोग स्पीसीज, जब पहले के ज़माने में क्या था, कैसे थे इंसान थे, आदि मानव, चिंपैंजी वगैरह, तो धीरे धीरे इवॉल्व होते 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 हम एक न्यू स्पीसीज बन गए, है ना। जैसे आज की कितने एडवांस स्पीसीज है, तो वही वेरिएशन इन डीएनए रिजल्ट इन वेराइटी ऑफ स्पीसीज, उसकी अलग वेराइटी आ सकती है निकल कर, चेंज होते होते कुछ नई वेराइटी, न्यू स्पीसीज फॉर्म हो सकती है, ठीक है। ये चेंज पहला क्या है, वेरिएशन हेल्प ऑर्गेनिज्म टू एडप्ट इन द चेंजिंग। तो अब जो अभी हमने पहले पढ़ा था उसका अगला पार्ट ये है, डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए इस टाइप का रहता है, इस तरीके का डीएनए, उसके अंदर क्या होता है, बेस पेयरिंग होता है यहाँ पे। तो इन्हीं बेस पेयर पे सारे कैरेक्टर लिखे रहते हैं, सारे जीन रहते हैं कि कौन सा जीन क्या काम करता है, ठीक है, किसका क्या काम है। तो हर एक जीन का हर एक वो रहता है कोड, जैसे ATCC, ATC, GC, एडिनाइन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इनके वे रहते हैं जीन के, वो रहते हैं कोड। तो जीन पे सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वो रहती है लिखी हुई कि क्या चीज़ ट्रांसफर होगी, कौन सा जीन क्या काम कर रहा है, तो सारी इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है डीएनए के अंदर। सबसे पहले सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम को जब जूम करके देखा उसके अंदर डीएनए पाएंगे, और डीएनए के अंदर बेस पेयर होते हैं, उन पर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है कि आपके अंदर कौन सा कैरेक्टर है, आपका स्किन कैसी है, आपकी आइज कैसी है, आपके हेयर कैसे हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है जो कि हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है। सब सारी स्पीसीज में यही होता है, पेरेंट्स टू जनरेशन चीज़ें ट्रांसफर होती हैं, ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। तो आगे बढ़ रहे हैं, डीएनए के डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ऐसे ही एक आरएनए भी होता है जो कि अब यहाँ पर नहीं पढ़ना है। आरएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें कहते हैं डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन। तो डीएनए के अंदर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो क्या बनाती हैं, प्रोटीन बनाती हैं, ठीक है। डीएनए के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन, डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इन्फॉर्मेशन ऑफ सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन। डीएनए के अंदर ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि प्रोटीन बना रही है, प्रोटीन बना, क्योंकि अब प्रोटीन से ही सारी चीज़ें आगे बढ़ती है ना, बंदे प्रोटीन बना रहे हो। अगर मान लो उस प्रोटीन में अगर कुछ चेंज हो जाए, अगर इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन है, डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इन्फॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन, वो इन्फॉर्मेशन ही प्रोटीन बना रही है कि इन्फॉर्मेशन आई कि इस टाइप का प्रोटीन बनेगा और ऐसे से काम होगा। अगर इन्फॉर्मेशन में कुछ चेंज हो जाए तो प्रोटीन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसी जैसी इन्फॉर्मेशन वैसा वैसा प्रोटीन, और वैसे वैसे वो एक्ट करेगा, ठीक है। अगर इन्फॉर्मेशन, इफ इन्फॉर्मेशन इज चेंज डिफरेंट प्रोटीन विल बी मेड, ठीक है। अगर इन्फॉर्मेशन में चेंज हो जाएगा तो प्रोटीन भी चेंज हो जाएगा। तो डीएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसी के अकॉर्डिंग, डीएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसी के अकॉर्डिंग प्रोटीन बनना है। अगर इन्फॉर्मेशन में कुछ चेंज होता है तो प्रोटीन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। डीएनए कॉपिंग, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। डीएनए डीएनए कॉपीज जनरेट विल बी, डीएनए कॉपिंग क्या होता है, डीएनए से डीएनए की जो बनने की प्रोसेस होती है, डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए उसकी और भी करेंगे ना कॉपी, तब जो ट्रांसफर होगा। डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को हम कहलाते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, जो कि आप 12th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। डीएनए से डीएनए बनने की कॉपी अब क्या कहलाती है, डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए से डीएनए काफी जो बन रहा है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं एकदम से, ठीक है, एकदम से कुछ चेंजेस आ जाते हैं, उन्हीं चेंजेस को कहते हैं वेरिएशन। डीएनए से डीएनए बनना है, डीएनए से डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, तो डीएनए से डीएनए उसी टाइम में कुछ चेंज आ जाएगा, उस चेंज को अब क्या कहते हैं, वेरिएशन। तो डीएनए कॉपीज जनरेटेड विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल। वो सेम तो रहेगा लेकिन बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होगा। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, डीएनए से डीएनए बनना, लेकिन वो हमारे मतलब सेम होगा लेकिन बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होगा, बिल्कुल एक्जैक्ट कॉपी नहीं होगा, टू कॉपी नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल। अब हम क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअली रिप्रोडक्शन और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, दो टाइप के होते हैं। ए जो ए सेक्सुअली, ए मीन सिंगल, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, नो गैमेट फॉर्मेशन, कोई भी नहीं होगा गैमेट, जैसे स्पर्म एग वगैरह, ऐसा कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जब ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आपस में फ्यूजन भी नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन मतलब होता है फ्यूजन, क्या होता है, फ्यूजन जो कि नहीं होगा, फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। नो गैमेट फॉर्मेशन, नो फर्टिलाइजेशन यानी नो फ्यूजन, ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड आर जेनेटिकली, मतलब डीएनए, उनका डीएनए बिल्कुल एक्जैक्ट कॉपी होगा। यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल एक्जैक्ट कॉपी। ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को हूबहू अपने पेरेंट्स की तरह होंगे, एक्जैक्ट कॉपी, सेम कॉपी, ठीक है। सिंगल पेरेंट है, पहला पॉइंट, सिंगल पेरेंट है, गैमेट इन्वॉल्व नहीं है और कोई भी तरीके का फर्टिलाइजेशन नहीं है, और ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स की तरह सेम है। और इसी का सारा उल्टा खेल इधर है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, इसमें सिंगल है, इसमें टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। टू पेरेंट्स कौन कौन से, मेल फीमेल, ठीक है, मेल फीमेल। गैमेट आर फॉर्मेशन अगर कौन से गैमेट, स्पर्म एंड एग, ये फॉर्मेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन अगर, फर्टिलाइजेशन मतलब होता है जब स्पर्म और एग आगे फ्यूज करते हैं, क्या होता है फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब स्पर्म और एग आगे फ्यूज करते हैं, ठीक है, समझ गए क्या होता है फर्टिलाइजेशन। ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड
आर जेनेटिकली डिसिमिलर टू पेरेंट्स से थोड़े से अलग होते हैं ना, मतलब बिल्कुल सेम नहीं होते ना। इसमें क्या है, बिल्कुल सेम है पेरेंट्स, इनका डीएनए बिल्कुल सेम है एग्जैक्ट। इसमें क्या हो रहा है, ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड आर जेनेटिकली डिसिमिलर टू द पेरेंट्स, अलग है उनसे, थोड़े से अलग है, ठीक है, ये सेम, बस ये है डिफरेंस। आप ये डिफरेंस याद कर लो, बहुत रेयर चांस अगर ये आए, ये तो हर बच्चे को पता रहता है, बस आप एक बार नोट कर लो ताकि नोट्स में ना कुछ भी छूटे ना। अभी तक हमने क्या देखा था, दोनों में डिफरेंस देखा था, एसेक्सुअली और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। हम पहले पढ़ेंगे एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन, ये इसके 6 टॉपिक है, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और स्पोर फॉर्मेशन। ये 6 टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये आधे घंटे में खत्म हो जाएंगे। फिर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन है वो खत्म हो जाएगा, मतलब 2 पार्ट है, एसेक्सुअली और सेक्सुअली। इंट्रोडक्शन, एसेक्सुअली और सेक्सुअली, इतना पार्ट करें तो चैप्टर खत्म। बहुत मतलब ज़्यादा मतलब अच्छा चैप्टर है, बहुत सारे सवाल आते हैं इसमें से, ठीक है। तो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन क्या होता है, हम पीछे पढ़ के आए, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय अ सिंगल पेरेंट विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट और विदाउट फ्यूजन। विदाउट, जब गैमेट ही फॉर्मेशन नहीं होंगे तो फ्यूजन कहाँ से होगा, फ्यूजन नहीं होगा। विदाउट गैमेट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन, विदाउट द गैमेट फॉर्मेशन, विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन। ये 6 टाइप के, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और स्पोर फॉर्मेशन। देखो ऊपर से बता देता हूँ, फिर बाद में जब टॉपिक पूरा पढ़ेंगे तो और अच्छे से बताऊंगा। हाँ, फिजन मतलब क्या होता है, ब्रेक करना। फिजन मतलब क्या होता है, ब्रेक करना। या कोई भी एक इंडिविजुअल, कोई भी एक ऑब्जेक्ट 2 चीज में हो रहा है ब्रेक, या फिर 2 से ज़्यादा बार स्प्लिट हो रहा है, ब्रेक करना, स्प्लिट हो जाना, ठीक है, टूटना। फिजन मतलब टूटना। फ्रेगमेंटेशन, कोई भी एक इंडिविजुअल अपने क्या कर दे रहा है, फ्रेगमेंट कर देना। तो इसमें क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन में कोई भी एक इंडिविजुअल अपने क्या करेगा, फ्रेगमेंट करेगा, फिर वही ईच फ्रेगमेंट क्या करेंगे, एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेंगे। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, कोई एक इंडिविजुअल अपने क्या करेगा, फ्रेगमेंट करेगा, और फिर ईच इंडिविजुअल एक होल इंडिविजुअल को फॉर्म करेगा, ईच फ्रेगमेंट, सॉरी। और ठीक है, कोई भी एक इंडिविजुअल अपने क्या करेगा, फ्रेगमेंट करेगा, और ईच फ्रेगमेंट क्या करेगा, न्यू इंडिविजुअल को फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। रीजनरेशन, कोई भी एक पार्ट मतलब अगर ब्रेक हो गया, टूट गया, निकल गया, तो उसको रीजनरेट करेंगे। जैसे आपने छिपकली देखी होंगी, है ना, तो वो क्या करें, अगर मान लो उनकी पूंछ अगर रिमूव हो जाती है तो अब कुछ टाइम बाद उनकी पूंछ दोबारा से रीजनरेट हो जाती है। सांप की जैसे पूंछ रिमूव हो जाती है तो सांप अपनी पूंछ को रीजनरेट कर लेता है, ठीक है, ये होता है रीजनरेशन प्रोसेस। फिर बडिंग पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है, एक पार्ट ना रिमूव हो जाता है। बडिंग में ये रहता है, जैसे इस टाइप का ईस्ट रहता है, तो ईस्ट से एक पार्ट उभार होता है, उभार से धीरे धीरे वो पार्ट ना बाहर वो होने लगता है रिमूव। पहले वो बनाएगा इस तरीके का बनाएगा, पहले बनाएगा बर्ड बनाने के बाद ना जैसी जैसी बनेगा बर्ड, वो धीरे धीरे जैसी वो अपना मतलब उसमें शेप में आएगा, अपना खुद मैच्योर होने के बाद वो रिमूव हो जाएगा। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ईस्ट है, इसके बारे में सब पढ़ेंगे, जैसे ईस्ट है इस तरीके से, तो इस तरीके से वो धीरे धीरे एक पार्ट उभार आएगा, धीरे धीरे अब कुछ टाइम बाद ना वो ये सारा पार्ट रिमूव हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से निकल जाएगा वो। जब बाहर कब निकलेगा, जब वो पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा। मैच्योर होने के पास एक पार्ट पहले धीरे धीरे निकलना। जैसे आप लोग फिर कब आते हो निकल के अपने घर से बाहर, जब आप होते हो छोटे, अपने घर रहते हो, फिर धीरे धीरे स्कूल जाना लगते हो, बड़े हो जाते हो, जॉब लग जाती है, फिर आप अपने घर से बाहर निकल जाते हो, कोई आपको रोकता टोकता नहीं, जब आप मैच्योर हो जाते हो, ठीक है। मैच्योर होने के बाद चीज़ें बाहर निकल जाती है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, कोई रूट से, लीफ से, प्लांट के कोई भी पार्ट से, रूट से, लीफ से, स्टेम से कोई एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन हो जाए, रूट, स्टेम, लीफ से कोई एक न्यू प्लांट फॉर्म हो जाए, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, कोई रूट से, स्टेम से, लीफ से कोई एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन हो जाए, उसे क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर बनते हैं, ठीक है, स्पोर बनते हैं, स्पोरेंजिया रहती है, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बनते हैं। स्पोर धीरे धीरे हर जगह मतलब फैल जाते हैं। स्पोर के फैलने से जगह जगह न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है, इस तरीके से। अब फिजन क्या है, स्प्लिट होना, ब्रेक होना। तो पहला टॉपिक है फिजन, तो इसके बारे में आइए पढ़ते हैं क्या होता है फिजन। फिजन क्या होता है, डिवीजन और स्प्लिटिंग ऑफ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू 2 और मोर सेल्स। कोई मतलब फिजन मतलब 2 मतलब जगहों पे देखा जाता है, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के अंदर। बैक्टीरिया और प्रोटो मतलब एनसीईआरटी में दिया हुआ फिजन कहाँ देखा जाता है, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ के अंदर। डिवीजन और स्प्लिटिंग ऑफ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू 2 और मोर सेल्स, तो इसमें 2-3 टाइप का दिया हुआ है, और फिजन यूनिसेलुलर होता है। फिजन क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। फिजन 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स में डिवाइड हो सकता है, स्प्लिट हो सकता है, ठीक है। तो पहले 2 एग्जांपल दिए हैं, इसमें 2 टॉपिक पढ़ने हैं। एक होता है बाइनरी फिजन और एक बाइनरी एंड मल्टीपल एंड बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन में 2 टाइप के, इसमें 2 वाटर सेल प्रोड्यूस होंगे, इसमें 2 सेल बनेंगे, इसमें 2 से ज़्यादा सेल बनेंगे।